Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 7th lecture of chemical reactions and equations for class 10th. And in last lecture we have started types of chemical reactions, in which first topic was completed. First types of reaction was completed. What was that? Combination reactions. So now we will start from decomposition reaction. So in 5 types of reaction, the name was combination reactions first, second decomposition reaction, third displacement reaction, fourth double displacement reaction and फिफ्थ क्या था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. तो हमने इसमें से एक टाइप का रिएक्शन जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन कल कंप्लीट कर लिया. आज हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. ओके बच्चों, चलिए हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं. डिकम्पोज होने का मतलब क्या होता है बच्चों? टूट जाना. ठीक है, सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? टूट जाना. ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है इनटू टू, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाई अप्लाइंग हीट. कैसे ये होता है? या तो हम हीट दे दें, लाइट दे दें या इलेक्ट्रिसिटी दे दें. मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी कंपाउंड को ताकि वो टूट सके. ठीक है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी विच ब्रेक्स अ कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी किसी कंपाउंड को एनर्जी देती हैं ताकि वो अपने सिंपलर फॉर्म में और टूट सके. ठीक है, प्लीज़ नोट दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये तो बात सही है ना. दो कंपाउंड वहाँ मिल करके एक बना रहे थे, उसको कॉम्बिनेशन बोल रहे थे. यहाँ पे एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज़्यादा देगा, उसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे. वी विल नाउ गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और देख लेते हैं क्या है. एग्जांपल फर्स्ट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कह रहा है? जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में मैंने बताया था. जब इसको हीट कर देंगे तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है. वहाँ हम क्या देख रहे थे? CaO और CO2 मिल करके CaCO3 बना लेता है. अब यहाँ पे क्या है? वो तो अपने आप हो जा रहा था, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना था. ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. इसके लिए कराने के लिए हमको हीट देनी पड़ रही है. जैसे ही हम इसको हीट देंगे, यहाँ देखिए ये जो एरो होता है उसके पीछे हम लोग कंडीशन लिखते हैं. हीट लिखा है मतलब टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. ठीक है ना. वहाँ पे क्या हो रहा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, जब CaO प्लस CO2 कंबाइन होकर के CaCO2 दे रहे थे, CaCO3, जिससे हम लोग वाइट वॉशिंग करते थे, है ना. वाइट वॉशिंग के बाद जो हमारा इफेक्ट मिलता था CaCO3 का, जो लेयर चढ़ जाती थी वॉल पे, जिसकी वजह से शाइनिंग कलर आ रहा था वॉल का, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि ये कंबाइन हो रहे थे. कंबाइन करके क्या बना रहे थे? CaCO3, और साथ में बहुत सारी हीट लिबरेट कर रहे थे. इसका मतलब जब ये लिबरेट हुई है हीट इसमें, तब ये बना है. इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए उतनी ही हीट देनी पड़ेगी जितनी लिबरेट हुई थी. यानी ये वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है बच्चों, इसको हीट दे देंगे तो CaO और CO2 में टूट जाएगा. इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, चूना पत्थर. इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोल लीजिए या सिंपली लाइम बोल लीजिए, है ना. क्विक लाइम बोल सकते हैं, लाइम बोल सकते हैं. अच्छा, CO2 का क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी. चलिए, इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग अप इनटू टू सिंपलर सब्सटेंसेस. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. प्लीज नोट दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड लाइमस्टोन. लाइमस्टोन भी कहा जाता है इसको. एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म इट इज कॉल्ड लाइम. इसको क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं. ठीक है ना, या क्विक लाइम भी बोलते हैं. ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ऑन हीटिंग एंड is an important reaction used in various industries. इसका डिकम्पोजिशन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है. दिस इज़ बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? ये जो कि लाइम, या क्या बोल सकते हैं सिंपली क्विक लाइम, जो ऑब्टेन हो रहा है इस डिकम्पोजिशन से बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ मेनी यूजेज इन इंडस्ट्री. इसका बहुत यूज है कैल्शियम ऑक्साइड का. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम is used as large scale in manufacturing of cement and glass. सीमेंट और ग्लास बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग. ठीक है ना.
ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना पत्थर होता है, इसको और क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये पाउडर के फॉर्म में है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं। ये फिगर क्या बता रहा है, दिस इज अ लाइम किल्न विच डिकम्पोजेज कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है ना, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. अब डिकम्पोजिशन कई तरीके से हो सकता है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको हम लोग 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी पढ़ लेंगे 10th में भी, है ना। When a decomposition reaction is carried out, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बाय हीटिंग, किस चीज़ से, हीट करने पे, थर्मल डिकम्पोजिशन इसका नाम होगा। ठीक है, थर्मल मीन्स रिलेटिंग टू हीट। The decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide is an example of thermal decomposition because it is carried out by heating. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन था वो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन था। When potassium chloride is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it is decomposes to give potassium chloride and oxygen gas. तो पोटेशियम क्लोरेट ले लीजिए, ठीक है, क्या ले लिया, पोटेशियम क्लोरेट, इसको हमने हीट कर दिया, हीट कर देंगे तो किस में टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, तो इसका यूज किस लिए करते हैं, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में भी करते हैं। ठीक है ना, तो इस लाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस लाइनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों फेरस क्या होता है, फेरस ऑक्साइड देखिए, आयरन होता है ना, आयरन Fe आयरन, आयरन की दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एक +2 और एक +3। ये 2+ लिख रहे हैं, 3+ लिख रहे हैं, बात एक ही है, चाहे +2 लिखें, +3 लिखें या 2+3+ लिखें, बात एक ही होती है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरस आयन, इसको बोलते हैं फेरिक आयन। यानी कि जब इससे FeO बनेगा तो ये फेरस ऑक्साइड है, और जब Fe2O3 बनेगा तो ये फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, इसकी वैलेंसी 3 है, इसलिए इस तरीके का बनता है कंपाउंड, इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए इस तरीके का कंपाउंड बनता है। आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं, उसको 11th में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली। फेरस सल्फेट क्या होता है बच्चों, देखिए फेरस हम लोग समझ गए हैं, Fe पे 2 पॉजिटिव, और सल्फेट क्या होता है बच्चों, SO4 2-। अब इन दोनों को कंबाइन हो जाएंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या बनेगा, FeSO4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। FeSO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा हीट दे दिया है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए कहने का क्या मतलब बच्चों, जब भी हम लोग किसको हीट कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट कैसा होता है, FeSO4, अभी हमने बताया, ये क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस SO3। अब ये इतनी सारी चीज़ें कैसे दे रहा है, ये एक है, इतना सारा कैसे मिलेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को ये स्पॉइल तो नहीं कर रहा, नहीं बच्चों, बैलेंसिंग कर लीजिए, यहाँ पे कई ले लीजिएगा। ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंपाउंड होगा वो ले लीजिएगा, बैलेंसिंग करिएगा हीट एंड ट्रायल से। नहीं होगा तो बैलेंसिंग का मेथड मैं बताऊँगा, उस पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है। जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसिंग आ जाए तो उसके लिए हीट एंड ट्रायल काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, कई सारे मेथड होते हैं, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो गया, और जब आप लोग अगर IIT और नीट के लिए अगर प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे कोटा वगैरह में आप लोगों को एक मेथड पढ़ाया जाता है, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है ना, वो सिंपली इधर नहीं पढ़ाया जाता है 11th 12th के बच्चों को, वो सब IIT और नीट के लिए ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड एकदम। ठीक है ना, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिए हम लोग, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं बहुत तेज़ी से तो फेरिक ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये फेरस सल्फेट जब हीट किया, स्ट्रांगली हीट करने पे हमको क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। हमने बताया था फेरस होता तो FeO होता है, फेरिक है तो Fe2O3 है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये रिएक्शंस अभी याद रहेगी तो 12th में भी आपको ये सब काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही सारे रिएक्शन आपको आगे भी काम आनी है, तो अभी से याद करने की अपनी हैबिट बनाइए। ठीक है। अच्छा, इसका कलर देखिए क्या होता है, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर का होता है और फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इससे हमको कलर का अभी कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिए। फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन। फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, ब्राउन। इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमने सिर्फ फेरस सल्फेट लिया था, इसको हीट किया, तो अब ग्रीन से क्या बन जा रहा है हीट करने पे, ब्राउन। ठीक है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या बन गया, फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो किस चीज़ की स्मेल आती है, बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर की बर्न, जैसे सल्फर जब जलता है उस तरह का कुछ स्मेल आता है। किस चीज़ में, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ठीक है। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस इज स्प्लिटिंग अप इनटू 3 सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस किस में टूट रहा है, 3 सब्सटेंस में। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ एक्चुअली अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हीट करके तोड़ना, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। प्लीज़ नोट दैट फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज आयरन 2 सल्फेट। ठीक है ना, ये सब हम लोग नॉमेनक्लेचर बाद में पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। एंड फेरिक ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन आयरन 3 ऑक्साइड। मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाया इस चीज़ को। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स विच आर अवेलेबल इन अ साइंस लेबोरेटरी आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, कि जो आयरन सल्फेट होता है वो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने लिया FeSO4 ऐसा कुछ लिया, लेबोरेटरी में इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। जो लेबोरेटरी में किस फॉर्म में मिलेगा, FeSO4.7H2O, हेप्टाहाइड्रेट इसे बोलते हैं। जब वाटर लग जाता है तो वो हाइड्रेटेड हो जाता है कोई भी कंपाउंड। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, वाटर उड़ जाता है, क्या बच जाता है, फेरस सल्फेट बच जाता है। और इसका हम लोग और हीट करते हैं ज़्यादा तो डिकम्पोजिशन हो करके फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हम लोग को मिल जाता है। बात समझ में आई। इस फॉर्म में कभी भी लेबोरेटरी में नहीं मिलता, हमको फ्रेश चाहिए रहता है ये ना, फ्रेश चाहिए रहेगा तो कैसे मिलेगा, इस फॉर्म में रहेगा। इससे वाटर निकाल लीजिए, हीट करिएगा थोड़ा सा, ये वाटर चला जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन होगी। आपने डायरेक्ट इसको लिया और सोचें ये हो जाए, तो वो हर चीज़ केमिस्ट्री में संभव नहीं है बच्चों। ठीक है। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच आर अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि FeSO4.7H2O। they contain 7 molecule of water of crystallization। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वगैरह ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम लोग पढ़ेंगे 12th में तब समझ में आएगा। अभी के लिए बस जान लीजिए कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, जहाँ भी डॉट लगा करके H2O लगा है वो क्या है, क्रिस्टलाइज हो गया, वाटर क्रिस्टलाइज हो गया। दीज क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। कैसा होता है इनका कलर, हरा। किसका कलर हरा होता है, ग्रीन। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। When the green colored ferrous sulfate heptahydrate crystal FeSO4.7H2O are heated, they first lost 7 molecule of water। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अभी बताएं हम, 7 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4। मतलब FeSO4.7H2O में से 7H2O चला गया, मतलब वाटर का एडिशन होना हाइड्रेशन होना होता है, वाटर का रिमूवल होना अनहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब अनहाइड्रेस का मतलब जैसे आयरन सल्फेट में अब वाटर नहीं है, अब ये अनहाइड्रेटेड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस है। ठीक है, कैसे बना, फेरस सल्फेट को पहले हीट किया तो उससे वाटर क्रिस्टलाइजेशन खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और हीट किया तो वो डिकम्पोज हुआ। किस में डिकम्पोज हुआ, एक बार और जान लीजिए, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है, विच इज़ वाइट इन कलर। तो फेरस सल्फेट कैसा होता है, वाइट होता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रीन देख रहे थे ना, ये ग्रीन इस फॉर्म में नहीं होता बच्चों। फेरस सल्फेट
7H2O के फॉर्म में वो ग्रीन होता है। जब उसको हीट करते हैं तो पहले वाइट हम लोग लैब में ये करेंगे तो देखेंगे, पहले हीट कर रहे हैं तो जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है वो क्या हो रहा है, ग्रीन से पहले वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। एंड देन दिस अनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज टू गिव फेरिक ऑक्साइड, जो कि फेरिक ऑक्साइड कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जब लिया था तो वो कैसा था, ग्रीन, उसको हीट किया कैसा बदलेगा, वाइट। फिर जब फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होगा तो वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन इन कलर हो जाएगा। तो इसको लैब में करने का यही तरीका है, इसी कलर के चेंज से हम लोग पहचानते हैं रिएक्शन को, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द अबव इक्वेशन, ऊपर हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलता है। वी हैव रिटन फेरस सल्फेट क्रिस्टल विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जस्ट टू कीप द इक्वेशन सिंपल। इस इक्वेशन को हम लोग सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे .7H2O नहीं लिखते हैं अभी के लिए, आगे जब आप लोग बढ़ेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, वी कैन कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट इन द लेबोरेटरी। अब हम लोग इस रिएक्शन को कहाँ करा सकते हैं, लैब में करा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को समझते हैं, फिर फिगर को समझते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी रिएक्शन कराना है बच्चों, फेरस सल्फेट की रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है, ठीक है। उसमें क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। तो स्टेप्स क्या है लैब में कराने के, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, द फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। तो हम लोग बेसिकली लैब में फेरस सल्फेट FeSO4 नहीं लेते हैं, FeSO4.7H2O लेते हैं, ठीक है ना। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, वो लेते हैं 2 ग्राम लगभग लेंगे फ्रेश ट्यूब में, है ना, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, मतलब ऐसा ट्यूब लेंगे कि जो हीट करने पर चटक ना जाए, टूट ना जाए। तो ड्राई भी रहे, अंदर कुछ उसमें वाटर ना रहे, है ना, और ड्राई रहे, साथ ही साथ मजबूत रहे, हीट करने पे वो टूटे ना, ख़राब ना हो ये ट्यूब, ठीक है। इसीलिए क्या बोला हमने फर्स्ट पॉइंट में, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, द फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। अब फेरस सल्फेट बोला, लेकिन आप लोग के दिमाग में क्या चलना चाहिए, फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, 2 ग्राम ले लिया हमने, किस में, बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, किसको, फेरस सल्फेट को। दूसरा पॉइंट, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ बर्नर। अब यहाँ पे लैब में एक बंसन बर्नर होता है जो कि कॉन्स्टेंटली, मतलब हीट वगैरह हमको कहीं चाहिए रहती है हल्की सी, तो इससे मिलती है ना। बाई कीपिंग द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब अवे फ्रॉम योर सेल्फ एंड योर नेबर्स वर्किंग इन द लेबोरेटरी। अच्छा, जब मैंने फेरस सल्फेट को यहाँ रखा तो इस पर क्या है, इस पर मुँह नहीं रखना है, आगे यहाँ पे ट्यूब के सामने क्या नहीं रखना है, अपना चेहरा नहीं लाना है। चेहरा क्यों नहीं लाना है, क्योंकि ये सब हार्मफुल गैसेज है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो बहुत हार्मफुल गैस होता है, इसीलिए हम लोग को कोल में ऐसा कोयला लेबोरेटरी में, मतलब इंडस्ट्री में यूज करना रहता है, फैक्ट्री वगैरह में, जिससे उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा कम से कम हो, है ना। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, सांस लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी, है ना। तो इसीलिए आप कभी भी जब भी ये एक्सपेरिमेंट करें तो अपने मुंह को यहाँ ट्यूब के पास नहीं ले जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल फर्स्ट चेंजेस टू वाइट एंड देन अ ब्राउन सॉलिड टू फॉर्म, ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट लिया था, जो ये फेरस सल्फेट बोला वो क्या था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ग्रीन कलर का था वो क्या हो गया, पहले चेंज हुआ वाइट में। वाइट में चेंज होने का मतलब क्या है कि फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया FeSO4 में, है ना। उसके बाद क्या होता है, देन ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म। ब्राउन सॉलिड फॉर्म हुआ वो किस वजह से हुआ बच्चों, क्योंकि Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड है उसका कलर ब्राउन होता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग लैब में कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कम्स आउट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में से कैसा कलर आएगा, हाँ कैसा स्मेल आएगा, बर्निंग सल्फर जैसा होता है, ठीक है ना। ओके, वी शुड स्मेल द गैस बाई टर्निंग इट जेंटली टूवर्ड्स आवर नोज विद अ ब्लो ऑफ आवर हैंड एंड नॉट बाई ब्रिंगिंग द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब अंडर आवर नोज। अब ऐसा ना हो कि नाक को यहाँ पे ले आके आप स्मेल कर रहे हैं कैसा है, नहीं, इसके जहाँ से ये गैस इवॉल्व हो रही, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड,
उसको थोड़ा सा हाथ से अपनी तरफ ऐसे करिए और स्मेल करने की कोशिश करिए। कभी भी इसके सामने मुंह लेकर के मत जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो आपके साथ क्या हो जाएगा, हज़ार्डस हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ये ध्यान में होना चाहिए आप लोगों के। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि 5 तरह की रिएक्शन में से दूसरी रिएक्शन है, दूसरे टाइप के। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग 4th एग्जाम्पल देखते हैं। When lead nitrate is heated strongly, it breaks down to form simpler substances like lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. This can be written as, जैसे lead nitrate क्या होता है, lead nitrate PbNO3 होल ट्वाइस। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, lead nitrate ऐसा क्यों होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो Pb होता है lead, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है यानी मेटल होता है, और कितनी इसकी वैलेंसी होती है 2 +2 बनाएगा। और नाइट्रेट क्या होता है बच्चों, NO3 माइनस, ठीक है ना, यानी लेड नाइट्रेट जब बनेगा तो इसी से बनेगा। अब देखिए लेड क्या होता है 2 पॉजिटिव और नाइट्रेट क्या होता है 1 माइनस नेगेटिव। इसके पास 2 है तो क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, तो 2 इसके नीचे जाएगा और 1 इसके पास आएगा, तो यानी Pb1 NO3 2 यहाँ पे लगेगा। ये 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, 1 कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या बन गया, लेड नाइट्रेट इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, क्रिस क्रॉस लगा करके ऐसे फॉर्मेट होता है। तो उसको हमको नहीं पढ़ना है बच्चों, कैसे फॉर्मेशन हुआ है तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। हम लोग क्या पढ़ना है 4th एग्जाम्पल में, कैसे डिकम्पोज होगा, ये क्या मिलेगा डिकम्पोज होने के बाद। तो लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट हीट करेंगे तो क्या होगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमको मिलेगी। बाकी बैलेंस कर दिया है रिएक्शन, आप लोग समझना चाहें तो सिर्फ डायरेक्ट आप सिर्फ ये लिख करके बैलेंस खुद करने की कोशिश किया करें बच्चों, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं भी दिखे उसको लास्ट में करिए, सबसे ज़्यादा किसी कंपाउंड में एलिमेंट है उसको सबसे पहले बैलेंस करिए, ठीक है ना। चलिए, इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन द कलरलेस कंपाउंड लेड नाइट्रेट फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कलरलेस लेड नाइट्रेट का क्या कलर होता है, ये कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है ना। फॉर्म्स अ येलो कंपाउंड, येलो कंपाउंड किसकी वजह से आएगा, फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट कलरलेस है, लेड ऑक्साइड कैसा होता है, येलो इन कलर, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस लैब में कराई जाती हैं। लेड मोनोऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड मोनोऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इवॉल्व। अब देखिए बच्चों, कलरलेस जो PbNO3 होल ट्वाइस था उसने हमको क्या दिया, PbO। लेड ऑक्साइड जो कि क्या है, येलो इन कलर है, प्लस ब्राउन कलर की NO2 गैस। NO2 गैस का कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर का। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठाते चलिए, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। बात समझ में आ रही है। लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला था PbNO3 का होल ट्वाइस, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। जब ये डिकम्पोज हुआ हीट करने पे तो क्या दिया, लेड ऑक्साइड जो कि येलो इन कलर था, है ना, और साथ ही साथ इसने क्या दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका कलर कैसा था, ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है इसकी, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट इसने क्या दिया, ऑक्सीजन गैस दिया, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व किया इसने, ठीक है ना। हियर वन कंपाउंड लेड नाइट्रेट इज ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म 3 कंपाउंड्स। ये बात हमने समझा दी है ना, तीनों का हमने नाम भी बता दिया, ठीक है। सिंस द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज ब्रॉट अबाउट बाई हीट, ओके, देयरफॉर इट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। वी कैन कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट इन द लेबोरेटरी एज फॉलोज। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को लेबोरेटरी में भी करा सकते हैं। स्टेप देखिए, स्टेप समझते जाइए, ठीक है बच्चों। लैब में अगर इसको करना होगा तो स्टेप समझते जाइए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट इज अ कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। क्या करना हमको, 2 ग्राम लगभग लेड नाइट्रेट का पाउडर फॉर्म में मिलेगा ये लैब में, ठीक है ना। किस में लेना है, बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, ओके बच्चों। अब क्या करेंगे हम, बॉइलिंग ट्यूब में अब इसका कलर कैसा होगा बच्चों, लेड नाइट्रेट का कलर कलरलेस होता है, हमने देखा है ना। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड हीट इट ओवर अ बर्नर। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को कहाँ पकड़ लिया, एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लिया, है ना। ये सारी चीज़ें लैब में अवेलेबल होती हैं। और इसको एक बर्नर पे, बर्नर बंसन बर्नर मिलता है लैब में, वहाँ पे हम लोग किस चीज़ों को हीट करने के काम में लेते हैं।
उस पर ले जा करके इस लेड नाइट्रेट के 2 ग्राम का जो हमने पाउडर लिया है इस पर हीट करने लगे सिंपली, ठीक है ना। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इवॉल्व विच फिल द बॉइलिंग ट्यूब। अब क्या होता है, ब्राउन कलर की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलने लगती है यहाँ से, जो कि पूरा का पूरा फैल जाती है कहाँ पे, बॉइलिंग ट्यूब में। फिर उसके बाद क्या है, इफ़ अ ग्लोइंग स्प्लिंटर इज हेल्ड ओवर द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, है ना, इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग अगेन। अब ग्लोइंग फ्लिंटर अगर हम ले आते हैं इसके मुंह के पास, है ना, तो ये क्या करने लगता है, इट कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग अगेन, और दोबारा क्या होने लगता है, जलने लगता है। दिस शोज दैट ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो हम लोग जो ग्लोइंग स्प्लिंटर किस लिए लाते हैं, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें कौन सी और गैस है ना। वो दूसरी गैस कौन सी थी, ऑक्सीजन गैस है। तो ये सब लैब में आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या चीज़ें टर्म्स लिखी हैं। बस अगर अभी थोड़ा बहुत समझ जा रहा है तो बहुत है बच्चों, है ना। अब देखिए 5th पॉइंट क्या है इसी में, अ येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब हमने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, यहाँ पे चारों तरफ ब्राउन गैस फैल गई, है ना। कलर से हम लोग पहचान लेते हैं ना, है ना, कलर से, स्मेल से, है ना, ये सब चीज़ों से पहचाना जा सकता है। तो कलर से हमने ये पहचान लिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब ग्लोइंग स्प्लिंटर इसके माउथ पे ले आए, वहाँ से हमको क्या पता चला कि ऑक्सीजन गैस भी निकल रही, क्योंकि वो फिर से जलने लगा, है ना। अब फिर 5th केस क्या है, अ येलो सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में क्या बच गया, येलो कलर का सॉलिड बच गया। दिस इज लेड मोनोऑक्साइड। ये क्या है, लेड मोनोऑक्साइड। प्लीज नोट दैट लेड मोनोऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट बट येलो व्हेन कूल। मतलब क्या है बच्चों, जो लेड मोनोऑक्साइड होता है, जो लेड मोनोऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कब, जब गर्म रहता है। जब ठंडा होता है तो येलो कलर का हो जाता है। तो येलो कलर थोड़ी देर बाद मिलेगा, है ना। शुरू में क्या मिलेगा, इसमें रेडिश ब्राउन कलर का हमको प्रेसिपिटेट दिखेगा, लेकिन वो क्या होगा, धीरे धीरे येलो में बदल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ऑल द अबव डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैव बीन कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ हीट। सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हुए हैं, एक्शन ऑफ हीट। अबव एग्जाम्पल में जो भी हम लोग देखे हैं ना, वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल ऑफ दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब डिकम्पोजिशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हीट की थोड़ी ज़रूरत है। डिकम्पोजिशन हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, है ना। सनलाइट से हो सकता है, हीट से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, तीनों मेथड से हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, बस सिंपली हीट करते जा रहे थे और डिकम्पोजिशन होता जा रहा था, ठीक है बच्चों। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल जो है ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करेंगे किसी कंपाउंड का। ये सिस्टम समझना हम लोग के लिए, डायग्राम भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा बच्चों इस टॉपिक कराने में। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट आप लोगों को समझा दूँगा। जितनी बातें मैंने बताई है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। और पढ़ाई करते रहिए बच्चों, आप लोग का 10th है, स्कूल खुलने की संभावना अभी देखिए कब तक है ना। तो रेगुलर पढ़ते रहिए और मैं कंप्लीट कोर्स यहाँ से करा दूँगा आप लोगों का, सब कुछ लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ा दूँगा। और बस आप लोगों के अंदर इंथुजियाज़म चाहिए, है ना। अब काफ़ी बच्चे शायद थोड़ा बहुत उनको लगता होगा मुझे ज़्यादा आता है, इस वजह से वो लाइन बाय लाइन जो मेरी रीडिंग के साथ जो पढ़ाने का टेंडेंसी है वो उनको थोड़ा सा कम समझ में आता होगा, कि उनको जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत है नोट्स से। लेकिन बच्चों आप यकीन मानिए कि जो डेप्थ इस चीज़ से मिल जाएगा और जितनी नॉलेज, जितनी अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी केमिस्ट्री पे, कभी भी उतना ज़्यादा अच्छा आपका नोट्स से नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना। क्योंकि इसमें हर चीज़ समझते हैं हम लोग, हर एक चीज़। या तो नोट्स किसी ने बहुत अच्छे बनाए हों तो उससे भी अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। नोट्स वगैरह बेसिकली 11th और 12th के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत लेंदी होता है। 9th और 10th में हम लोगों को बेसिकली बुक से तो पढ़ना ही चाहिए। बुक से पूरी लाइन इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, है ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ना सोचें बच्चों कि नोट से मैंने पढ़ लिया और मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। बुक की एक एक लाइन आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखेगी अपने आप में,
तो मेरा तो यही हमेशा सजेशन रहता है बच्चों से। अभी मैं 11th-12th को जब भी पढ़ाता हूँ तो उन्हें नोट्स से पढ़ाता हूँ, लेकिन 9th-10th को जब भी पढ़ाता हूँ मैं तो उनको किससे पढ़ाता हूँ, बुक से पढ़ाता हूँ। बाद में उन लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ अपनी तरफ से कि भाई एक बार जब आपने पढ़ लिया फिर आपको नोट्स से समझना आसान रहेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? पढ़ाई करते रहिए, कोई भी समस्या हो तुरंत हमको कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, ठीक है? मैं तुरंत का तुरंत आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।